नमस्कार। आज के इस विशेष इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आपका स्वागत है। भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था की नींव माने जाने वाले लोक सेवा आयोगों का आज हम एक गहन संवैधानिक और तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे। भारतीय संविधान के भाग 14 में अनुच्छेद 315 से 323 के तहत संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, राज्य लोक सेवा आयोग यानी एसपीएससी और संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी की स्थापना की गई है। आइए समझते हैं कि कैसे ये आयोग हमारी योग्यता आधारित नौकरशाही के रक्षक हैं। भारत में लोक सेवा आयोग का इतिहास काफी रोचक रहा है। वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का वैधानिक आधार तैयार किया। इसके बाद ली आयोग की सिफारिशों पर वर्ष 1926 में देश का पहला लोक सेवा आयोग गठित हुआ। आगे चलकर भारत सरकार अधिनियम 1935 के माध्यम से संघ के लिए फेडरल और प्रांतों के लिए प्रोविंशियल स्तर पर अलग अलग लोक सेवा आयोगों का स्पष्ट प्रावधान किया गया। आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने लोक सेवाओं को किसी भी राजनीतिक दबाव से मुक्त रखने के लिए एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार किया। संविधान के भाग 14 के अंतर्गत अनुच्छेद 315 से 323 में इनका पूरा ब्यौरा दर्ज है। ये ढांचा केंद्र यानी संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवाओं के लिए एक स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित करता है। योग्यता यानी मेरिटोक्रेसी को सर्वोच्च बनाए रखने के लिए ही इन आयोगों को पूर्ण संवैधानिक स्वायत्तता दी गई है। अब आइए इनके गठन और नियुक्ति प्रक्रियाओं के अंतर को समझते हैं। गठन की बात करें तो यूपीएससी का गठन राष्ट्रपति द्वारा और एसपीएससी का गठन राज्यपाल द्वारा होता है। वहीं दो या दो से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त आयोग यानी जेपीएससी का गठन संसद द्वारा संबंधित राज्य विधानमंडलों की सहमति से किया जाता है। नियुक्तियों की दृष्टि से यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। एसपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल करते हैं। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि जेपीएससी यानी संयुक्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। कार्यकाल और योग्यता की बात करें तो यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले पूरा हो, तक होता है। जबकि एसपीएससी और जेपीएससी के लिए ये सीमा 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो, निर्धारित है। जहां तक योग्यता का प्रश्न है, संविधान में सदस्यों के लिए किसी विशेष शैक्षणिक योग्यता का उल्लेख नहीं है। परंतु एक अनिवार्य नियम ये है कि आयोग के कम से कम आधे यानी 50% सदस्यों को केंद्र या राज्य सरकार के अधीन न्यूनतम 10 वर्षों का प्रशासनिक अनुभव होना अनिवार्य है। जवाबदेही और प्रशासनिक नियंत्रण के मामले में प्रक्रियाएं काफी स्पष्ट हैं। पहली बात, इस्तीफा। यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जबकि एसपीएससी के सदस्य राज्यपाल को इस्तीफा देते हैं। दूसरी बात, निलंबन। यूपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों को राष्ट्रपति निलंबित कर सकते हैं, जबकि एसपीएससी के सदस्यों को राज्यपाल निलंबित कर सकते हैं। तीसरी बात, वार्षिक रिपोर्ट। यूपीएससी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है। वहीं एसपीएससी और जेपीएससी अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपते हैं, जो इसे राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करते हैं। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण संवैधानिक बिंदु है, जिसे ध्यान से समझना चाहिए। अनुच्छेद 317 के अनुसार एसपीएससी और जेपीएससी के सदस्यों को नियुक्त भले ही राज्यपाल या अन्य प्रक्रिया से किया जाए, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के पास ही है। हटाने के दो मुख्य आधार हैं। पहला, कदाचार यानी मिसकंडक्ट। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जांच होना अनिवार्य है। यदि सुप्रीम कोर्ट जांच में आरोप सही पाता है और सिफारिश करता है, तभी राष्ट्रपति पदच्युत करते हैं। दूसरा, बिना जांच के सीधा निष्कासन। ये 3 स्थितियों में संभव है। यदि सदस्य दिवालिया घोषित हो जाए, कार्यकाल के दौरान कहीं और सवेतन कार्य करे या मानसिक व शारीरिक रूप से कार्य करने में अक्षम हो जाए। आइए अब इन आयोगों के मुख्य कार्यों और शक्तियों पर नजर डालते हैं। पहला कार्य है परीक्षा आयोजन। संघ और राज्यों की सिविल सेवाओं व पदों पर सीधी भर्ती हेतु निष्पक्ष परीक्षाओं का संचालन करना। दूसरा, अनुशासनात्मक मामले। सिविल सेवकों से जुड़े गंभीर अनुशासनात्मक विषयों पर संबंधित सरकार को परामर्श देना। तीसरा, स्थानांतरण और पदोन्नति। एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादले या प्रमोशन के सिद्धांतों पर सलाह देना। और चौथा, मुआवजा। ऑन ड्यूटी चोट लगने या दुर्घटना होने पर पेंशन या मुआवजे के दावों का कानूनी निपटान करना। ये समझना भी उतना ही जरूरी है कि आयोग क्या नहीं कर सकते। लोक सेवा आयोग मुख्यतः एक सलाहकार और भर्ती निकाय है, न कि नीति निर्माता।
पहला, सेवा विस्तार। आयोग किसी भी अधिकारी की सेवा का कार्यकाल आगे नहीं बढ़ा सकता। दूसरा, वेतन और भत्ते। कैडर के वेतन या भत्तों का निर्धारण करना आयोग के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और तीसरा, कैडर प्रबंधन और प्रशिक्षण। अधिकारियों का कैडर मैनेजमेंट और ट्रेनिंग का पूरा कार्य कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी द्वारा संभाला जाता है, आयोग द्वारा नहीं। आइए अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी के इतिहास के कुछ सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक व्यक्तित्वों पर नजर डालते हैं। वर्ष 1926 से 1932 तक ब्रिटिश काल में सर रॉसबाकर ने आयोग के प्रथम अध्यक्ष के रूप में प्रशासनिक नींव रखी। वर्ष 1947 से 1949 के दौरान एच.के. कृपलानी ने स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी संभाली। वर्ष 1992 से 1996 तक रोज मिलियन बैथ्यू आयोग की पहली महिला अध्यक्ष बनकर इतिहास के पन्नों में दर्ज हुई। और वर्तमान समय की बात करें तो 15 मई 2025 से पूर्व रक्षा सचिव और 1985 बैच के पूर्व आईएएस अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष पद का दायित्व निभा रहे हैं। निष्कर्ष के रूप में भारतीय संविधान का भाग 14 स्वायत्तता और संघवाद का अद्भुत संतुलन पेश करता है। यहाँ स्वायत्तता इस बात से सुरक्षित होती है कि नियुक्ति भले कार्यपालिका करे, पर हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट की निष्पक्ष जांच के अधीन है, जिससे राजनीतिक हस्तक्षेप पूरी तरह रुकता है। वहीं संघ और राज्यों का संतुलन यह है कि एसपीएससी राज्यों के लिए काम करते हैं, पर उनके सदस्यों को हटाने की शक्ति देश के राष्ट्रपति के पास है, जो राज्य स्तर पर संवैधानिक अखंडता बनाए रखती है। संक्षेप में कहें तो लोक सेवा आयोग केवल परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसियां नहीं है, बल्कि ये भारतीय लोकतंत्र में निष्पक्षता, पारदर्शी प्रशासन और योग्यता के सबसे बड़े प्रहरी हैं। धन्यवाद। Don't forget to subscribe, like, share, comment if you enjoyed this quick revision.